करिएगा। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के जिला दर्शन लाइव सेशन में, साथ के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल RW स्टेट एग्जाम पर। एक बार फटाफट मेरे को अपना हालचाल बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, ये भी बता दीजिएगा। और मेरे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पानीपत जिला। और कल की क्लास में हमने रेवाड़ी जिला पढ़ा था। उम्मीद करता हूं आप लोगों के अच्छे से वो समझ में आ गया होगा। कुछ नया आप लोगों को डेली सीखने को जरूर मिल रहा होगा, ये भी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि मेरे बच्चों, हरियाणा जीके जो है वो पेपर में आपको कभी भी धोखा नहीं देगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से हरियाणा जीके को हैंडल करके, टैकल करके बच्चों अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। तो एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे मेरे को बता दीजिएगा। चलिएगा गुरुजी, एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। तो बिना किसी देरी के जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, रीना, VLD, सीतू, बलिका बकरा, पिंकी, सुमन, सन्नी, मनीष, मिसप्रीत, सलिंदर, हेमू, गगन, बबीता, अलोन गर्ल, मनोज, पिंकी, बलिका बकरा, नीलम, शिवाज। चलेगा बच्चों, सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना पानीपत जिला पढ़ना। और पानीपत जो है बड़ा ही खूबसूरत सा जिला है। नेशनल हाईवे 44 वहां से गुजरता है और नेशनल हाईवे 44 हरियाणा के सिर्फ पानीपत से नहीं गुजरता बच्चों, अंबाला से भी गुजरता है, कुरुक्षेत्र से भी गुजरता है, करनाल से भी गुजरता है, पानीपत से भी गुजरता है, सोनीपत से भी गुजरता है वो फरीदाबाद से भी और पलवल से भी। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं पानीपत। पानीपत। और पानीपत को यदि हम मानचित्र के ऊपर देखें, हरियाणा का जो मैप है उसके ऊपर हम पानीपत को देखें, तो ये है आपका पानीपत। ठीक है मेरे बच्चों, पानीपत के साथ जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि पानीपत के उत्तर में, उत्तर कौन सी दिशा होती है? सिर वाली दिशा होती है। तो पानीपत के उत्तर में कौन है गुरुजी? करनाल है। तो पानीपत के पश्चिम में कौन है मेरे बच्चों? जींद है। पानीपत के दक्षिण में कौन है? सोनीपत है। तो सोनीपत, जींद और करनाल यही पानीपत के साथ सीमा बनाते हैं। और पानीपत बच्चों राइट हैंड साइड में किसके साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ ये सीमा बनाता है। ठीक है, हम बात करें तो ये जो पानीपत है इसकी स्थिति हरियाणा के मानचित्र के ऊपर जो आपको नजर आएगी वो कौन सी दिशा में नजर आएगी? तो पानीपत आपको हरियाणा के उत्तर पूर्व में नजर आएगा। पानीपत की जो स्थिति है, पानीपत आपको हरियाणा के कौन सी दिशा में नजर आएगा? हरियाणा के उत्तर पूर्व में नजर आएगा, नॉर्थ ईस्ट में नजर आएगा पानीपत। और पानीपत का यदि मैं आप लोगों को क्षेत्रफल बताऊं तो मेरे बच्चों, क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा, 1268 वर्ग किलोमीटर के अंदर पानीपत जिला फैला हुआ है। हम बात करें इसकी जनसंख्या की, तो जनसंख्या का आधार तो मेरे बच्चों क्या होगा गुरुजी? 2011 की जनगणना होगी। और 2011 की जनगणना के आधार पर पानीपत जिले की जनसंख्या जो दर्ज की गई थी वो 10 लाख से अधिक दर्ज की गई थी। मेरे बच्चों, हम बात करें कि इसका जिले के रूप में जो अस्तित्व है वो क्या है, यानी कि हरियाणा के अंदर सबसे पहले ये जिला कब बनाया गया था? तो मेरे बच्चों, ये जिला बनाया गया था 1 नवंबर 1989 को। और 1 नवंबर 1989 को इसको अलग किया गया था, किससे? सर जी, करनाल से। करनाल से अलग करके जिला बनाया गया था बच्चों, ये करनाल से अलग करके ये जिला बनाया गया था। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे मेरे बच्चों वो थे चौधरी देवीलाल। तो चौधरी देवीलाल के समय इसको सबसे पहले क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ बच्चों कि पानीपत के लोग, जब इसे जिला बनाया गया देवीलाल के समय, वो संतुष्ट नहीं हुए। वो संतुष्ट नहीं हुए तो बच्चों उसके बाद यहाँ जो सरकार पलट जाती है हरियाणा के अंदर, वो चौधरी भजनलाल की सरकार आ जाती है। और चौधरी भजनलाल मेरे बच्चों 24 जुलाई 1991 को, चौधरी भजनलाल 24 जुलाई 1991 को क्या करते हैं? पानीपत का जिले का दर्जा समाप्त कर देते हैं। तो 24 जुलाई 1991 को
जिले का दर्जा इसका क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और जब जिले का दर्जा इसका समाप्त हुआ तो इसे वापिस करनाल के अंदर मिला दिया जाता है। मेरे बच्चों पहले ये जिला बना, फिर इसका वापिस करनाल के अंदर विलय कर दिया गया, जिले का दर्जा समाप्त कर दिया गया। और लोगों को संतुष्ट करने के लिए फिर 1 जनवरी 1992 को इसको चौधरी भजनलाल दोबारा से जिले का दर्जा देने का काम करते हैं। और 1 जनवरी 1992 को पानीपत बच्चों दोबारा जिला बनता है। पानीपत दोबारा जिला बनता है। ठीक है, तो हरियाणा के 22 में से एकमात्र ऐसा जिला है पानीपत जिसका गठन कितनी बार हुआ है, 2 बार। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जिसका गठन 2 बार हुआ है। तो मेरे बच्चों वो कौन होगा आपका, वो पानीपत होगा। अब ये बात तो पूछ ली गई, लेकिन अभी तक ये नहीं पूछा गया है कि ये दोबारा जिला बना कब था। तो हो सकता है अब की बार मेरे बच्चों पेपर में आपसे ये पूछ ले कि पानीपत को दोबारा जिले का दर्जा कब दिया गया था। तो आप बोलेंगे 1 जनवरी 1992 को। किसके समय दिया गया था, भजनलाल के समय। और किसने इसका जिले का दर्जा समाप्त किया था, पहले भजनलाल ने ही। कब किया था, 24 जुलाई 1991 को। पहली बार जिला किसने बनाया था, देवीलाल ने। मेरे बच्चों हमने फरीदाबाद जब पढ़ा था तो हरियाणा के अंदर फरीदाबाद 12वां जिला पढ़ा था। 12 के बाद 4 जिले एक साथ 1 नवंबर 1989 को बने, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 16 जिले हो जाते हैं। लेकिन 24 जुलाई 1991 को वापिस हरियाणा के अंदर बच्चों जिलों की संख्या 16 से घट के क्या हो जाती है, 15 हो जाती है। जब 15 हो जाती है तो मेरे बच्चों 1 जनवरी 1992 को जब पानीपत जिला बनाया गया, दोबारा इसको जिले का दर्जा दिया गया, तो यह हरियाणा के अंदर कौन सा जिला बनेगा, 16वां जिला बनेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर 16वें जिले के रूप में किसे गठित किया गया था। तो 16वें जिले के रूप में मेरे बच्चों गठित किया गया था पानीपत को। किसको, पानीपत को। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई। एक बार सारे के सारे बच्चे बताएगा यहां तक बातें क्लियर हुई मेरे बच्चों। एक बार सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं थोड़ा थोड़ा मीटर भी खींच के चलेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और सीईटी को लेकर डेली कुछ ना कुछ अब न्यूज़पेपर में आने लगा है। इसका मतलब सरकार ने मेरे बच्चों काम करना शुरू कर दिया है वापस से। और हो सकता है कि आप लोगों को जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो कल की जो कटिंग आई थी न्यूज़पेपर के अंदर बच्चों, वो आपने पढ़ा होगा कि सेंटरों की सूची तैयार की गई है। आज जो न्यूज़पेपर के अंदर आया है वो ये आया है कि जो सीईटी पॉलिसी 4 गुना थी उसको डबल किया जाएगा, मतलब 8 गुना 10 गुना यहाँ बच्चों को अगले सीईटी के अंदर बुलाया जाएगा, सीईटी मेंस के अंदर। और अभी तक सीईटी क्वालिफाई करने का जो रुख है वो सरकार का हमें स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। तो वो 8 गुना 10 गुना वाली पॉलिसी के ऊपर काम करने वाली है। तो हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा ताकि सीईटी के अंदर परी में हमारा बहुत अच्छा स्कोर आए और उसके बाद अपने को ये 4 गुना 5 गुने का लफड़ा ही खत्म कर दें। क्योंकि अच्छा स्कोर लेके आएंगे तो फिर टेंशन अपने को लेनी ही नहीं पड़ेगी। चलेगा बच्चों, आगे बढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं कि यहां पर सर जी विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। मेरे बच्चों टोटल 22 जिलों के अंदर 90 विधानसभा क्षेत्र हैं और उन्हीं 22 जिलों के अंदर आपका ये जीटी रोड बेल्ट का जिला पानीपत है, यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों का मैं जिक्र करूं तो एक विधानसभा क्षेत्र मेरे बच्चों आपका पानीपत शहरी है। पानीपत शहरी है, इसको पानीपत अर्बन बोल देते हैं। और पानीपत शहरी से विधायक कौन चुने गए हैं मेरे बच्चों, प्रमोद विज। भाजपा पार्टी के प्रमोद विज यहां से विधायक चुने गए हैं। एक है पानीपत रूरल, पानीपत ग्रामीण। तो पानीपत जो ग्रामीण सीट है बच्चों, यहां से बीजेपी पार्टी के महिपाल डांडा क्या चुने गए हैं, विधायक चुने गए हैं। तीसरी जो मेरे बच्चों यहाँ सीट है वो रिजर्व सीट है जिसका नाम है इसराना। इसराना यहाँ की रिजर्व सीट है और यहाँ से कृष्ण लाल पंवार इस रिजर्व सीट इसराना से विधायक चुने गए बच्चों 15वीं विधानसभा में। और चौथी जो सीट होगी यहाँ वो समालखा होगी और समालखा से मेरे बच्चों मनमोहन बड़ाना जो है बच्चों वो विधायक चुने गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विधायक सिर्फ इसराना से याद रख लेना, इसराना से याद रख लेना कृष्ण लाल पंवार जो पहले राज्यसभा सांसद थे। तो मेरे बच्चों वो विधायक चुने गए हैं इसराना से जो रिजर्व सीट है पानीपत की। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सर जी तहसील कितनी है।
तो मेरे बच्चों यहाँ पर 3 तहसील हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3 तहसील हैं? तो एक तो पानीपत, जो विधानसभा क्षेत्र है पानीपत के नाम से 2, तो आपको ध्यान रखना है दोनों को बना देना है एक पानीपत, और फिर बाकी बचे हुए दोनों के दोनों भी यहाँ पे छाप देंगे, एक इसराना और एक समालखा। ठीक है, एक इसराना और एक समालखा। बात करते हैं मेरे बच्चों उप तहसील की। सर जी उप तहसील कितनी है? तो मेरे बहादुर बच्चों यहाँ पर उप तहसील हैं 2। सर जी 2 उप तहसील कौन कौन सी होगी? तो एक है बच्चों बापोली, बापोली, और एक है मतलोडा। अब देखिएगा बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, मैंने देखा है कि वो इस तरीके से भी रट्टे मारते हैं कि इस जिले के अंदर इतने तहसील हैं, इस जिले के अंदर इतनी तहसीलें हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बापोली उप तहसील कौन से जिले की है। नंबर याद नहीं करना है, ठीक है, कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मतलोडा उप तहसील कौन से जिले की है, समालखा तहसील कौन से जिले की है, गोच्छी उप तहसील कौन से जिले की है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन मेरे बच्चों पूछा जाता है। कहीं तुम गलत रास्ते पे मत चढ़ जाना, गलत ट्रैक पे मत चढ़ जाना कि रट्टे मारते रहो, रट्टे मारते रहो, रट्टे मारते रहो, और पेपर में मेरे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले ही ना जो आपने रट्टे मार मार के तैयार कर रखा होगा। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते रहे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर मेरे बच्चों, वहां हम बात करते हैं पानीपत का जो पुराना नाम रहा है वो क्या रहा है। सर मेरे बच्चों पानीपत का जो पुराना नाम रहा है वो पांडुप्रस्थ रहा है। पानीपत का जो पुराना नाम है वो क्या रहा है? सर पानीपत का पुराना नाम पांडुप्रस्थ रहा है, पांडुप्रस्थ। अब ये कहां लिखा पाया गया है भाई साहब पांडुप्रस्थ? ये अष्टाध्यायी में लिखा पाया गया है। और अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। बच्चों संस्कृत में लिखी गई 8 अध्यायों वाली पुस्तक है आपकी अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी के अंदर इसका वर्णन जो है पाणिनि नाम के ऋषि ने वो पांडुप्रस्थ से किया है। मेरे बच्चों आपको ये भी पता होगा कि पांडवों ने कौरवों से भरण पोषण के लिए 5 गांव मांगे थे। क्या मांगे थे? 5 गांव। ठीक है, पांडवों ने अपने भरण पोषण के लिए कौरवों से 5 गांव मांगे थे, और मांगे गए उन 5 गांव में 3 गांव अपने हरियाणा के थे। मेरे बच्चों हम उन 3 गांव का जिक्र करें तो एक पांडुप्रस्थ था जिसको आज का पानीपत बोलते हैं, एक सोनप्रस्थ था जिसे आज का सोनीपत बोलते हैं, एक तिलपत प्रस्थ था जिसे मेरे बच्चों आज का हम तिलपत गांव पढ़ते हैं, और ये तिलपत गांव फरीदाबाद में पड़ता है। तो उन 5 में से 3 गांव अपने हरियाणा के थे। एक था मेरे प्यारे बच्चों इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ को आज की हम दिल्ली बोलते हैं, और एक था व्याघ्रप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ को मेरे बच्चों आज का हम बागपत बोलते हैं, और बागपत जिला उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इन 5 गांव में से बच्चों एक गांव ये भी रहा है जिसे आज हम पानीपत जिले के रूप में पढ़ रहे हैं। तो इसका पुराना नाम पांडुप्रस्थ है। बच्चों हम बात करें कि इसका जो नामकरण है वो किस कारण हुआ है। नामकरण जो है बच्चों वो किस कारण हुआ है, इसको लेकर 2 बातें बताई गई है। एक बात तो ये बताई गई है कि एक ऋषि है पाणिनि जिसने अष्टाध्यायी लिखी है, तो पाणिनि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? पानीपत पड़ा है। ठीक है, तो पाणिनि पाणिनि बोलते थे लोग, अने मेरे बच्चों बीच में से हटा दिया, क्या बच गया? पानी, बाद में जोड़ दिया पत, इसको बोलते हैं पानीपत। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे भी बोला है कि जहां ये पानीपत है आज, वहां पर एक जनजाति निवास किया करती थी, और उस जनजाति का नाम है पणी। पणी नामक जनजाति के नाम पर भी इसका नाम पानीपत बताया गया है बच्चों, तो पणी जनजाति के नाम पर। और इसी पणी जनजाति के लोगों के साथ सबसे पहले आर्य लोगों का क्या हुआ था? हरियाणा में युद्ध हुआ था। तो आर्य लोग खैबर दर्रे को पार करते हुए, मैक्स मुल्लर नाम के विद्वान ने जो बताया है कि वो मध्य एशिया में निवास किया करते थे, तो बच्चों जब वो अपने पशुओं के साथ भारत के अंदर आए थे और अपने पशुओं के चराने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश कर रहे थे, तो बच्चों
जब वो पानीपत के अंदर डेरा डालने वाले थे तो इस जगह के ऊपर रहने वाली पणी नाम की जनजाति के साथ उनका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो आर्य लोगों का हरियाणा के अंदर सबसे पहले जो युद्ध हुआ था बच्चों वो पणी नाम की जनजाति के लोगों के साथ हुआ था। और पणी नाम की जनजाति इसी क्षेत्र के अंदर निवास करती रही है और इसी जनजाति के नाम पर इसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, पानीपत बोलते हैं, ऐसा मानना है। बच्चों पानीपत का पुराना नाम, पानीपत का नामकरण आप पढ़ चुके हो। तो अब हम बात करेंगे पानीपत के उपनामों की कि सर पानीपत को पानीपत के अलावा अन्य किन नामों से पुकारा जाता है। तो पानीपत को मेरे बच्चों कई नामों से पुकारा जाता है। एक तो हम इसे बोलते हैं पेट्रोकेमिकल हब, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स उद्योग यहां पर बहुत बड़े स्तर पर हैं, तो पेट्रोकेमिकल्स हब इसे हम बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स हब इसे कहा जाता है। दूसरा मेरे बच्चों यहां पर हैंडलूम का काम बहुत ज्यादा है, हाथों से जो चीजें तैयार की जाती हैं, बुनी जाती हैं, तो बच्चों हैंडलूम का काम ज्यादा होने के चलते इसे हम क्या बोलते हैं, हैंडलूम सिटी। और हाथों से जो काम करते हैं उनको हम बुनना बोलते हैं कि हाथों से बुनते हैं, और बुनने वालों को हम बुनकर बोलते हैं, तो इनको बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर बोलते हैं, तो बुनकरों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीवर बोलते हैं। बुनकर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वीवर बोलेंगे। वीव का मतलब बुनना है, तो वीवर का मतलब बुनने वाला होगा, तो मेरे बच्चों इसे क्या बोल देंगे, वीवर सिटी बोल देंगे, वीवर सिटी बोल देंगे, ठीक है। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है कि यहां पर मेरे बच्चों वस्त्रों को रिसाइकिल किया जाता है और पुराने वस्त्रों को नया करके वापस लोगों के हाथों में थमा दिया जाता है। जहां वस्त्रों को रिसाइकिल किया जाता हो उसे हम बोलते हैं कास्ट ऑफ। कास्ट ऑफ शब्द का मतलब ही होता है जहां वस्त्रों को रिसाइकिल किया जाता हो, तो इसे कहा जाता है कास्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, कास्ट ऑफ कैपिटल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से किसे जाना जाता है, तो कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों अब पानीपत को, ठीक है। इसके अलावा इसे नकली सूत का केंद्र भी बोलते हैं। हरियाणा के अंदर नकली सूत का केंद्र बच्चों कौन है, पानीपत है, तो नकली सूत का केंद्र भी इसी को कहा जाता है। और ये पानीपत के क्या होंगे, उपनाम होंगे, ठीक है, पानीपत के क्या होंगे, उपनाम होंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जुलाहों का शहर है सर जी। राहुल, गौतम, रवीना, फौजी, पारुल, विक्रम, रवीना, सोना भुक्कल, देवांश, अकबर खान, बली का बकरा, सारा चौधरी, सुनील कुमार। चलेगा बच्चों, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा, यहां तक बातें क्लियर, तो फिर हम भी मीटर खींच के चलें। बहुत बढ़िया भाई, देखिएगा आपस में जो तुम है ना बातें मत करते रहा करो, मेरे साथ बातें किया करो। मैं पूरा दिन तुम्हें 1 घंटा यहाँ दिखाई देता हूँ और एक ज्योग्राफी की क्लास में दिखाई देता हूँ, तो 2 घंटे में दिखाई देता हूँ। तुम आपस में मेरे बच्चों बातें करते रहते हो, तो कम से कम अब तो तुम मेरे से बातें कर लिया करो, ठीक है। मेरे को तो बोलते हो पढ़ाओ पढ़ाओ, और आपस में तुम उलझे रहते हो, बातें करते रहते हो, सारा का सारा हालचाल पूछ जाते हो, तो ऐसे मत किया करो यार। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। एक को जी एजुकेशन सिटी भी बोलते हैं, इसने कुदाइयो भाई ठंडा पानी में रहे कितने जोर जाड़ में। अरे भाई एजुकेशन सिटी सोनीपत को बोलते हैं दोस्त, रात वाली को नहीं उतरी है के। शादियां का सीजन है मेरे बच्चों, मैं समझू हूँ, थोड़ा सा लेट सोंदे होगे और फिर लेट उठते होगे, नींद आंखा में रहोगी तो एजुकेशन सिटी पानीपत बोलोगे। चलो भाई अगला पानीपत के बारे में जान लेते हैं। गुरुजी पानीपत के अंदर उद्योग और बता दो, ले भाई मेरे बड़ को पानीपत के उद्योग और पढ़ लेते हैं कौन कौन से पानीपत के अंदर उद्योग हैं, ठीक है। पानीपत के कौन कौन से उद्योग हैं मेरे बच्चों, पानीपत के अंदर सबसे पहले, अब सुबह सुबह तुम ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो बच्चों पराठों के साथ, तो पराठों के ऊपर जब तक अचार ना आए मजा नहीं आता, और अचार यदि बच्चों पचरंगा मिल जाए तो फिर कहने ही क्या, क्योंकि पचरंगा अचार पानीपत का सबसे प्रसिद्ध मेरे बच्चों अचार है। तो पचरंगा अचार उद्योग यहाँ का काफी पॉपुलर है मेरे बच्चों। किसी भी ढाबे पे तुम खाना खा लेना पानीपत के अंदर, तुम्हें ये अचार मिलेगा ही मिलेगा, पचरंगा अचार, और ये पेपर में भी पूछा गया है। दूसरा बच्चों यहाँ पर डिब्बा बंद सूखी सब्जियां, डिब्बा बंद सूखी सब्जियां,
डिब्बा बंद सूखी सब्जियां उद्योग। तो मेरे बच्चों यहाँ पर डिब्बों के अंदर सब्जियों को पैक करके विदेशों में भेजा जाता है, और ऐसा उद्योग कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। तो विदेशों में निर्यात जो डिब्बा बंद सूखी सब्जियों का किया जाता है वो कहाँ से? पानीपत से सर जी किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप सफल मटर खाते हैं, फ्रोजन किए हुए मटर अपने को छीलने नहीं पड़ते बच्चों, डायरेक्ट कुकर में डालते हैं और उस पैकेट का मुंह खोला, डायरेक्ट हमने डाल दिया। ऐसे ही बच्चों सारी की सारी सब्जियों को फ्रोजन करके या डब्बा बंद करके उनको भेज दिया जाता है। क्यों? अपने यहाँ गांव में नहीं चलेगा ना, शहरों में ऐसी चीजें चलती हैं, क्योंकि यहाँ की महिलाओं के पास टाइम ही टाइम है मेरे बच्चों। ठीक है, मटर छीलती हैं 1 घंटे में आपस में चर्चा चुगली करते हुए। तो बच्चों विदेश के अंदर जो महिलाएं हैं ना, वो कमाने जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, घर उनका मन ही नहीं लगता। अपने वालियों का बाहर मन नहीं लगता, घर उनका बहुत मन लगता है। तो बाहर वालियों के पास टाइम ही नहीं है, सब्जी छीलने का भी टाइम नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों यहां से हम डब्बा बंद सब्जियां वहां भेज देते हैं, और पैकेट खोलकर कुकर में डाल डाल के वो फटाफट क्या कर देते हैं मेरे बच्चों? सब्जियां बना लेते हैं। तो अपने वालियों के पास टाइम ही टाइम है, अपने यहाँ ऐसे उद्योग काम ऐसे प्रोडक्ट काम नहीं आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मेरे बालको, तीसरे नंबर पे यहां क्या है? पेट्रोकेमिकल उद्योग है। क्या है? पेट्रोकेमिकल्स उद्योग है मेरे बच्चों। यहां पेट्रोकेमिकल्स उद्योग है। तो यहां पर क्या बनता है? यहां पर मेरे बच्चों आपका तारकोल बनता है, फेविक्विक बनती है, फेविस्टिक बनती है, मोम बनता है। ठीक है, ये सारे के सारे पेट्रोकेमिकल रसायन में आते हैं। तो पेट्रोकेमिकल रसायन उद्योग है। इसके अलावा मेरे बच्चों यहां पर उर्वरक उद्योग है। उर्वरक उद्योग है मेरे बच्चों। और उर्वरक के अंदर यहां पर कौन सा उर्वरक तैयार होता है? किसान यूरिया। किसान यूरिया मेरे बच्चों प्लांट कहाँ है? सर जी पानीपत के अंदर है किसान यूरिया प्लांट। ठीक है, और मेरे बच्चों किसान यूरिया प्लांट यहाँ है NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। NFL का प्लांट कहाँ होगा मेरे बच्चों? यहीं पर होगा। और यहाँ पर जो तैयार किया जाता है यूरिया वो अमोनिया से। तो अमोनिया प्लांट भी आपको ध्यान रख लेना है, कहाँ है मेरे बच्चों? अमोनिया प्लांट भी यहीं पर है। अमोनिया प्लांट भी कहाँ है? सर जी पानीपत के अंदर है अमोनिया प्लांट। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहां पर और क्या है? कृत्रिम रबड़ प्लांट है मेरे बच्चों। 2013 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृत्रिम रबड़ प्लांट। कृत्रिम रबड़ प्लांट 2013 वीरप्पा मोइली ने इसका उद्घाटन किया था पानीपत के अंदर। इसके अलावा मेरे बच्चों यहाँ पर क्या है? हैंडलूम उद्योग है। हाथों से जो चीजें बनी जाती हैं, जैसे हम बात करें कर्टेन, पिल्लो, ब्लैंकेट, हैंडलूम उद्योग। हैंडलूम उद्योग यहाँ का बहुत बड़ा है। और हैंडलूम के अंदर हम चर्चा करें तो कंबल उद्योग के तो कहने ही क्या। कंबल उद्योग, कंबल तो मेरे बच्चों हर जगह फेमस है पानीपत का। ठीक है, पानीपत का जब भी मेरे बच्चों कहीं पर गोद भराई होती है और जहां कंबल दिए जाते हैं तो पानीपत वाले कंबले मेरे बच्चों अपने घरों में मिलते हैं। ठीक है, तो गोद भराई मेरे बच्चों तम जानते होगे, तमना कित सुने होंगे ये शब्द। बेरोजगारी में ये गोद भराई, गोड्डा बिठाई, ये शब्द तामे नहीं सुनते हो, तामे भी सुनोगे, टेंशन ना लो। मेरे बच्चों हम बात करें तो भारतीय सेना को 75% कंबलों का निर्यात अकेला पानीपत करता है। भारतीय सेना को, तो अपनी सेना के जो जवान कंबल ओढ़ते हैं, यदि 4 जवान कंबल ओढ़ के सो रहे हैं ना, तो 3 जवानों का कंबल पानीपत में बना होगा बच्चों। तो भारतीय सेना को 75% कंबलों का निर्यात कौन करता है? गुरुजी करता है पानीपत। ये जरूर याद रखें, 75% कंबलों का निर्यात कौन करता है? पानीपत करता है। इसके अलावा पानीपत में और क्या है? पानीपत के अंदर रिफाइनरी है मेरे बच्चों, इंडियन ऑयल रिफाइनरी। इंडियन ऑयल रिफाइनरी है बाहोली के अंदर। बाहोली के अंदर मेरे बच्चों ये इंडियन ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी की ऑयल रिफाइनरी है? इंडियन ऑयल की है। ठीक है ना, इंडियन ऑयल रिफाइनरी है यहाँ। और ये रिफाइनरी जो है बच्चों ये 1998 के अंदर स्थापित की गई। ये इंडियन ऑयल की 7वीं रिफाइनरी है
और उत्तर भारत के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और यहां से मेरे बच्चों कच्चा तेल जो आता है वो मथुरा पाइपलाइंस के जरिए आता है। अब ये कच्चा तेल को ही तो साफ करती है, इसीलिए तो इसका नाम ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल को रिफाइन करती है। और इस रिफाइनरी को कच्चा तेल कहां से प्राप्त होता है? मथुरा पाइपलाइन से मेरे बच्चों, मथुरा तेल पाइपलाइन से इसको कच्चा तेल प्राप्त होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। चलो बच्चों, और यहां पर कौन सा उद्योग है? यहां पर थर्मल पावर प्लांट है मेरे बच्चों, पानीपत थर्मल पावर प्लांट, पानीपत थर्मल पावर प्लांट है यहां। इसका नाम पहले चौधरी देवीलाल पावर प्लांट रखा गया था। और कोयले की सहायता से जब बिजली पैदा होगी तो उसे तापीय बोलते हैं, थर्मल बोलते हैं मेरे बच्चों। इसकी जो स्थापना है वो 1979 के अंदर हुई थी और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1367.80 मेगावाट है। तो आप जरूर याद रखें, पॉइंट के अंदर पूछा जाता है इसकी कैपेसिटी कितनी रही है। और ये हरियाणा का ये हरियाणा का प्रथम और सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट है। अभी हरियाणा के अंदर 5 थर्मल पावर प्लांट है मेरे बच्चों। उन 5 थर्मल पावर प्लांट में से पहला थर्मल पावर प्लांट पानीपत के अंदर ही स्थापित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। कहां स्थापित किया गया था? पानीपत के अंदर ये स्थापित किया गया था। आसन गांव के अंदर है ये, ठीक है। आसन गांव पानीपत के अंदर है ये। कहां है? आसन गांव पानीपत के अंदर, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं गुरुजी पानीपत के जो मंदिर है ना वो और बता दो मेरे बच्चों। पानीपत के जो मंदिर होंगे पानीपत के जो मंदिर होंगे, तो पानीपत के मंदिरों में एक तो याद रखेंगे सिद्ध शिव शनिधाम मंदिर, सिद्ध शिव शनिधाम मंदिर मेरे बच्चों। सिद्ध शिव शनिधाम मंदिर जो है ना, इसको हम दादा पोता मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दादा पोता मंदिर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मंदिर पानीपत के अंदर कि कौन से मंदिर को हम दादा पोता मंदिर बोलते हैं। तो हम बोलेंगे सिद्ध शिव शनिधाम मंदिर को। दूसरा मंदिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पाथरी माता का मंदिर। पाथरी माता का मंदिर याद रखेंगे मेरे बच्चों। तो पाथरी माता का मंदिर है पानीपत के कौन से गांव में? पाथरी गांव में। तो पानीपत जिले का पाथरी गांव, और पाथरी गांव का ये प्रसिद्ध मंदिर जहां पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरे बच्चों यहाँ पर जो नेक्स्ट मंदिर आपको ध्यान रख लेना चाहिए वो कौन सा रख लेना चाहिए? देवी तालाब मंदिर। रानी तालाब मंदिर तो हमने जींद में पढ़ा, तो देवी तालाब मंदिर कहाँ पढ़ेंगे? जींद से आगे पानीपत में पढ़ेंगे। तो देवी तालाब मंदिर कहाँ है मेरे बच्चों? पानीपत के अंदर है। रानी तालाब कहाँ है? जींद के अंदर है। और इस देवी तालाब मंदिर का निर्माण पूछा गया तो आप बोलेंगे मराठा मंगल रघुनाथ के द्वारा, मराठा मंगल के द्वारा, मराठा मंगल रघुनाथ या मराठा मंगल के द्वारा बच्चों इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। एक मंदिर और ध्यान रख लियो बच्चों, रघुनाथ धाम मंदिर। रघुनाथ धाम मंदिर ये भी आपका कहाँ है? रघुनाथ धाम मंदिर भी गुरुजी पानीपत में है। तो पानीपत जिले के ये 4 के 4 मंदिर दिमाग में सेट होने चाहिए। 5वां मंदिर तुमसे पूछने वाला है नहीं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रघुनाथ धाम, रघुनाथ धाम, देवी तालाब का शिव मंदिर। बिल्कुल मेरे बच्चों, देवी तालाब मंदिर के अंदर कौन बैठे हैं? भगवान भोलेनाथ। और मैंने आपको ये बता भी रखा है कि कोई भी मंदिर के नाम से आपको भगवान का ना पता चले तो भोलेनाथ को बैठा देना बस। भोलेनाथ तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर जितने भी मंदिर हैं वो मेरे बच्चों अधिकतर पंचायतन शैली में बने हुए हैं। और पंचायतन शैली में बने हुए इन मंदिरों के अंदर आप लोगों को भगवान भोलेनाथ ही नजर आएंगे। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के गांव के अंदर बने हुए अधिकतर मंदिर कौन सी शैली के ऊपर बने हुए हैं? तो आप बोलेंगे पंचायतन शैली के ऊपर बने हुए हैं। और मेरे बच्चों आपसे यह भी पूछ ले कि कौन से भगवान को समर्पित हैं, तो आप लोग बोल देंगे कि शिव को समर्पित हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मेरे भाई सुन तो ले यार, एक जना तो है ना भाई, कसूता खपीटर वाला का नुला जी, गुरु जी आप त्रावड़ी मत्स्य चावल हुए हैं आपने कैथल में लिखवा रखे हैं। एक बार भाई पन्ना पलट के देखियो मैंने के लिखवा रखा है, मैंने उत्पादन लिखवा ही नहीं रखा, मैंने निर्यात लिखवा रखा है। दादा गौतम वाली बात से भाई कि इस हरियाणा में खोपर बहुत से हैं, दिमाग पर थोड़ा सा भी जोर कौन देवा है। उत्पादन होना और निर्यात होना दोनों बातों में अंतर हुआ है, जो कोई सुन ले मेरी बात है। और मेरा ही नाम लेने लग रहा है कि गलत पढ़ा रखा है गुरु जी। थोड़ा बहुत तो यार ध्यान रख ले, दिमाग पर जोर दे ले यार। मैं मानू हूं जाडे आगे दिमाग जमजे है, लेकिन इतना भी तो ना जमन दे। मन्ना उड़न लिख रखा है कि निर्यात किया जाता है, निर्यात, उत्पादन नहीं लिख रखा। मेरे को पता है तरावड़ी के अंदर सबसे अच्छी किस्म का बासमती चावल होता है, ये मेरे को भी पता है। चलो, जब मैं कोई गलती करता हूं तो मेरे को पलक झपकते ही पता चल जाता है, इतना मेरा अनुभव है इस सब्जेक्ट के अंदर, एक्सपीरियंस है मेरा। आप लोग तो इस दुनिया में बहुत लेट आए हैं, मैं तो बहुत शुरुआती चरण से हूं, जब से ये हरियाणा जीके की दुनिया बनी है उस समय से हूं। आपने तो बाद में एंट्री मारी है। तो जब भी मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकलता है, गलती मेरे से भी हो सकती है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मैं कभी गलती नहीं करता हूं, गलती मेरे से भी हो सकती है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस है कि गलत होते ही तुरंत मेरे को पता लग जाता है, ठीक है, कि मैंने गलती कर दी है। और गलती हो भी गई होगी तो अगली क्लास में मैं जरूर सुधार करवाने का काम करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे से गलतियां नहीं होंगी, होंगी, पहले भी हुई हैं, आगे भी हो सकती हैं, लेकिन मेरे को पता लगना चाहिए, और वो तुरंत पता लग जाता है तो अगली क्लास में वो ठीक करवा देता हूं। यदि मैं ठीक नहीं करवा रहा हूं तो चलते रहने दिया करो उसको। आगे हम बात करेंगे मेरे बच्चों, फिर मेलों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे, और मैं इसलिए तुम्हें बार बार टोकता रहता हूं क्योंकि ये आसान आसान क्वेश्चन ही तो तुम गलत करके आते हो पेपर में। मेरे बच्चों, मुश्किल क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो कभी धोखा नहीं लगता, हमेशा तुम्हें धोखा जब रिजल्ट आता है इस बात का लगता है कि ये इतना आसान क्वेश्चन जल्दबाजी में मेरे से गलत हो गया, ठीक है। हाँ भाई, चुकलाना दाम है वो भी पढ़ेंगे, चुकलाना दाम भी पढ़ेंगे। चलेगा, आगे बढ़े फिर, बढ़ो सर जी। पानीपत के अंदर मेले पड़ते हैं, बुरा मत मान जाना भाई, मजाक करते रहते हैं, ठीक है, कदे तुम बुरा मान जाओ। बुरा नहीं मानना है, कोई भी बालक जिसका आपस में थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं ना, तो क्लास की बातें क्लास में रह जानी चाहिए। जे तुम बुरा मानने लग गए फिर मैं तुमने जमा सीरियस होके पढ़ाऊंगा। तो बुरा नहीं मानना है किसी ने भी, यानी कि कोई भी बच्चा जो है ना, क्लास की बात को क्लास में ही रहने दे बस, ठीक है। हाँ, चलेगा भाई। मेले की हम बात करेंगे तो यहाँ पर मेला लगता है गुरुजी सबसे पहले कलंदर शाह की मजार का मेला। लो बे बड़को, कलंदर शाह की मजार का मेला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ लिया गया। कलंदर शाह की मजार का मेला, सर जी कलंदर शाह कौन है जिसके ऊपर मेला लगता है ये मजार पे? मेरे बच्चों, ये फकरुद्दीन का बेटा है। किसका बेटा है? कलंदर शाह, बू अली कलंदर शाह फकरुद्दीन का बेटा है, फकरुद्दीन। सरजीव फकरुद्दीन कौन हो गया? मेरे बच्चों, फकरुद्दीन के बारे में भी मैं आपने बताऊंगा। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं फकरुद्दीन। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, और ये फकरुद्दीन रहा करते थे 80 के अंदर। तो हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय को बढ़ावा देने का श्रेय फकरुद्दीन ने, और फकरुद्दीन ने फिर अपने बेटे को पानीपत भेज दिया था कि वहां पे जाके चिश्ती संप्रदाय को फैला। और पानीपत में मेरे बच्चों कलंदर शाह आते हैं, और यहाँ पर फिर बाद में इनकी मजार बनवाई जाती है, और वहीं पर मेरे बच्चों मुस्लिम समाज के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं हर साल, और उसी भीड़ को हम मेला बोल देते हैं। तो कलंदर शाह की मजार का मेला। दूसरा जो मेला होगा यहाँ पर वो लगता है पाथरी माता का मेला। पाथरी माता का मेला, मेरे बच्चों पाथरी माता का मेला जो लगता है वो पाथरी गांव में लगता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये पाथरी गांव के अंदर पाथरी माता का ऐसा मेला है कि जिसका आयोजन 30 दिन तक किया जाता है।
कोई पाथरी गांव से जुड़ा हो तो भाई बताना, क्या ऐसा मेला है क्या ये कि जिसका आयोजन 30 दिनों तक हरियाणा में होता है? क्योंकि जहां पर भी इसको हमने पढ़ा है 30 दिनों में इसका आयोजन किया जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो आयोजन 30 दिनों तक, तो हरियाणा के अंदर 30 दिनों तक लगने वाला मेला कौन सा होगा? पाथरी माता का मेरे बच्चों मेला होगा। तो कोई पाथरी गांव से जुड़ा हो मेरा भाई बंधु, एक बार फटाफट बताओ भाई। अच्छा, सिख पाथरी में लगता है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अली बख्श हरियाणा लोक मंच के पिता है भाई, एक नंबर की बात बता दी है सोरन ने। गुरुजी फटाफट एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे को बताइएगा जो पाथरी गांव से जुड़ा हुआ है, क्या ये बात सही है? देखिएगा जिस जिस गांव से आप जुड़े हुए हैं उस गांव से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोगों से उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्लियर करता रहूंगा, क्योंकि आपके गांव में लगने वाला मेला है तो आप अच्छे से बता पाएंगे, आप अच्छे से बता पाएंगे मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, चलेगा, मैं बता रहा हूं तो सही है, चलिएगा भाई। एक जना नुगा जी 31 दिन तक लगा है, ले बालक मजे दे दिए तना, एक दिन फालतू लगा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। आगा पे बात करा भाई, शिवरात्रि का मेला, भगवान भोलेनाथ अब की बार नैया लगाएंगे पार। शिवरात्रि का मेला मेरे बच्चों, शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है गुरुजी? बादड़ गांव के अंदर। बच्चों बादड़ गांव कहाँ पड़ता है? पानीपत पढ़ा रहा हूं तो पानीपत में ही पड़ता है बादड़ गांव। बादड़ गांव पेपर में पूछा गया है, ये पूछा गया है, ठीक है। और चुलकाना धाम, चुलकाना धाम का मेला भी ध्यान रख लियो बड़को, चुलकाना धाम का मेला भी ध्यान रख लियो, ठीक है। चुलकाना धाम पानीपत के अंदर काफी पॉपुलर है भाई, यो धाम है चुलकाना धाम का मेला। और धाम है तो सीधी सी बात है संगत तो आवेगी, और चुलकाना धाम का मेला भी पानीपत जिले के चुलकाना के अंदर लगता है, या बात भी तामे कति गोट लियो। अब हम बात करते हैं गुरुजी पानीपत के अंदर शिक्षा और संस्थान की, पानीपत के अंदर शिक्षा और संस्थान की हम बात करेंगे। बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, ईश्वरीय विद्यालय कहाँ है बच्चों? पानीपत के अंदर है, ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ पर मेरे बच्चों दिया जाता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा? तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने की शिक्षा यहाँ दी जाती है। ओम शांति ओम वाले हैं, और इनका सबसे बड़ा जो सेंटर है वो माउंट आबू के अंदर है बच्चों, जो राजस्थान के अंदर है, ठीक है, माउंट आबू राजस्थान, ठीक है। इसके बाद आप बात करा मेरे बच्चों यहाँ पर और क्या है, दिव्यांग आवासीय विद्यालय है मेरे बच्चों, दिव्यांग आवासीय विद्यालय है पानीपत के अंदर सबसे बड़ा। दिव्यांग आवासीय विद्यालय आपसे कोई पूछ ले तो कहाँ बोलोगे आप? दिव्यांग आवासीय विद्यालय हम बोलेंगे गुरुजी पानीपत के अंदर। कहाँ बोलेंगे? पानीपत के अंदर। मेरे बच्चों आपसे पूछ ले कि मूक बधिर वाणी विकलांग केंद्र कहाँ है? तो मूक बधिर वाणी विकलांग केंद्र आप बोलेंगे करनाल के अंदर, जिसका नाम मैंने बताया था माता प्रकाश कौर के नाम पर है। ये क्या है मेरे बच्चों? ये दिव्यांग आवासीय विद्यालय है। दिव्यांग, विकलांग वर्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? दिव्यांग में कन्वर्ट कर दिया गया है। और किसी को विकलांग बोलना भी नहीं चाहिए मेरे बच्चों, उसको दिव्यांग ही बोलना है, क्योंकि सामने वाले को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलना है। तो मेरे बच्चों विकलांग वर्ड एक तरीके से आदमी को समाज से काटने का काम कर रहा है। वो सामने वाला सोचता है कि यार हम दूसरों से अलग नहीं हैं, लेकिन दूसरों से अलग नहीं, सारे समाज में एक जैसे हैं। तो उन भाइयों की भावना के ऊपर कोई ठेस ना पहुंचे, तो इसीलिए ये शब्द बनाया गया है दिव्यांग, ठीक है। तो दिव्यांग आवासीय विद्यालय कहां होगा? पानीपत के अंदर होगा। इसके बाद मेरे बच्चों पानीपत में और क्या है गुरुजी? यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय है, बहुत अच्छी बात है भाई, यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय है। जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ है यहाँ का? सर जी जवाहर नवोदय जो विद्यालय है वो है नौलत्था गांव के अंदर। कौन से गांव के अंदर? नौलत्था गांव। और नौलत्था गांव है पानीपत के अंदर,
नौलत्था गांव है पानीपत के अंदर। बच्चों इसी जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर पहला जिला ऊर्जा पार्क हरियाणा का बनाया गया है। तो हरियाणा का प्रथम जिला ऊर्जा पार्क, आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा का पहला जिला ऊर्जा पार्क या सौर पार्क हम बोल सकते हैं, हरियाणा का पहला जिला ऊर्जा पार्क कौन से गांव के अंदर है बच्चों? नौलत्था गांव के अंदर है। कौन से गांव में है? नौलत्था गांव के अंदर है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट बता दो मेरे बच्चों। जी सा आ रहा होगा हरियाणा जी के प्रति, मजा सा आ रहा होगा, स्वाद सा आ रहा होगा मेरे बच्चों। तो जितने भी हरियाणा के बालक हैं एक बार फटाफट, जितने भी हरियाणा और हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, यूपी, दिल्ली और बच्चों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक है, चंडीगढ़, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना, सारे के सारे एक बार बता दो कि मजा सा आ रहा होगा। ठीक है, जे मजा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तारा भीतर वाला मजा का सॉफ्टवेयर उड़ लिया है भाई, मेरा कोई कसूर नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर डॉक्टर ने दिखा लो। बाकी इस उम्र में मजे आने चाहिए, जिसने जवानी में भी मजे नहीं आने लग रहे ना, इसका मतलब मेरे बच्चों उसका मजे आना सॉफ्टवेयर उड़ लिया है। अरे आजकल इलाज बहुत है, करवा लियो, मजे आने चाहिए भाई। पढ़ दो नहीं, जिसने मजा आ गया ना तो नू सोच लो उसने आगे बढ़ने तक कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिएगा बच्चों आगे बढ़े फिर। मजा आ रहा है गुरुजी जमा, जी सा आ रहा है, कसूता ले बबल को जमा, मजा सा आ गया। फिर आप ही बात कर रहा पर्यटन स्थलों की, किसकी बात कर रहा पे मेरे बच्चों? पर्यटन स्थलों की बात कर रहा पे। पानीपत के अंदर पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। पहले तो मैं तामने ले चलूं रे जोड़ा पे, और जोड़ा ना पे के कह दिया रहा, झील कह दिया रहा। तो मेरे बालको उरे एक झील है, कौन सी झील है? हाली झील है। तो आपसे कोई पूछ ले कि हाली झील कहाँ है, तो आप बोलेंगे हाली झील पानीपत के अंदर है। और इसका नाम हाली झील क्यों पड़ा? क्योंकि मेरे बच्चों अल्ताफ हुसैन हाली नाम के एक उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि 1837 के अंदर इसी पानीपत में पैदा हुए, इसीलिए उसी के सम्मान में इसका नाम कर दिया गया हाली झील। क्या कर दिया गया? हाली झील। ठीक है मेरे बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर क्या है गुरुजी, पक्षियों के नाम पर भी तो है, पक्षियों के नाम पर भी तो ढाबे होटल हैं। बिल्कुल, एक होटल का नाम है बालको पानीपत में स्काई लार्क, स्काई लार्क। तो स्काई लार्क जो होगा वो कित होगा? पानीपत में। मेरे बालको एक और है ब्लूजे, ब्लूजे, ब्लूजे जो है ना, ब्लूजे ये कहां पड़ता है गुरुजी? समालखा के अंदर, समालखा के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहां पर सलारगंज गेट, सलारजंग है यू, गंज को नहीं शायद, सलारजंग गेट मेरे बच्चों पानीपत के अंदर। तो हैदराबाद का कोई राजा हुआ है सलारजंग, जिसके सम्मान में यहाँ पर उसके एक सेनापति ने गेट बनवा दिया था, जिसे बोलते हैं सलारजंग गेट। तो सलारजंग गेट कहाँ है? पानीपत के अंदर है। और पानीपत के अंदर क्या है गुरुजी? पानीपत के अंदर है एक मस्जिद, नाम है उसका काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद मेरे बच्चों। तो काबुली बाग जो मस्जिद है ना, ये ध्यान रख लेना, कहाँ है गुरुजी? ये है पानीपत में। मेरे बच्चों काबुली बाग जो मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया था किसने? बाबर ने। बाबर जब पानीपत की पहली लड़ाई जीत जाता है तो घर आके अपनी पत्नी को बताता है, पत्नी बड़ी खुश होती है, और उसकी खुशी देखकर, पत्नियां की खुशी किसी किसी को नसीब होती है, वरना तो मेरे बच्चों कोई आदमी घर जाता है ना तो पत्नी मुंह लटकाए मिलती है। ठीक है, मुंह लटकाए मिलती है। लेकिन यहाँ बाबर खुश नसीब था कि जब लड़ाई जीत के गया तो बच्चों उसकी पत्नी उसको खुश नजर आई, और खुशी खुशी में उसने यहाँ एक बाग बनवा दिया अपनी पत्नी के नाम पर, उसको बोलते हैं काबुली बाग। फिर बाग में पेड़ पौधे लगाए, और पेड़ पौधे खातर पानी की जरूरत पड़ी, फिर उस बाग में मेरे बच्चों एक हैंड पंप लगवाया, यानी कि एक नलका लगवाया, और उसके
उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम लोग आके नमाज अदा कर सके इसलिए एक मस्जिद बनवाई और उसको बोलते हैं काबुली बाग मस्जिद। क्या बोलते हैं? काबुली बाग मस्जिद बोलते हैं। तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था मेरे बच्चों। और बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतते ही भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और मेरे बच्चों जहां से उसने ये लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली वहीं पर एक इमारत बनवाई थी। तो ये इमारत हरियाणा के अंदर मुगल काल की सबसे पुरानी इमारत मानी जाएगी। आपसे कोई पूछ ले धाकड़ क्वेश्चन कि हरियाणा में मुगल काल की सबसे प्राचीन इमारत बताओ, तो हरियाणा में मुगल काल की हरियाणा में मुगल काल की सबसे प्राचीन इमारत हरियाणा में मुगल काल की सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है मेरे बच्चों? काबुली बाग मस्जिद है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मेरे बच्चों यहीं पर इब्राहिम लोदी को बाबर ने टपका दिया था तो फिर बाद में बाबर ने उसके नाम का यहाँ एक मकबरा भी बनवा दिया। उसको बोलते हैं इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी का मकबरा। तो इब्राहिम लोदी का जो मकबरा होगा ये कहाँ है? पानीपत में। ये भी किसने बनवाया था? बाबर ने ही बनवाया था मेरे बच्चों, बाबर ने ही बनवाया था। ठीक है, तो बाबर ने ही मकबरा बनवाया था। यहां पर एक दरगाह है रोशन अली की दरगाह, सैयद रोशन अली बोलते हैं। सैयद रोशन अली की दरगाह। बच्चों सैयद रोशन अली की जो दरगाह है ये भी कहाँ है? पानीपत के अंदर है। ठीक है, एक दरगाह है यहाँ अबू अली कलंदर शाह की दरगाह। अबू अली कलंदर शाह की दरगाह है। बच्चों एक यहाँ हाली की दरगाह है। उर्दू भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर यहाँ पर एक दरगाह बनाई गई है, उसको हम बोलते हैं हाली की दरगाह। क्या बोलते हैं? हाली की दरगाह बोलते हैं। इसके अलावा मेरे बच्चों यहाँ पर पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उस युद्ध में अफगानों ने मराठों का यहाँ इतना खून बहा दिया था मेरे बच्चों कि युद्ध मैदान के बीचों बीच खड़ा एक आम का पेड़ मराठों के खून के कारण काला पड़ गया था। इसीलिए इस जगह को हम काला अंब बोलते हैं। फिर बाद में मेरे बच्चों सुगन चंद नाम का कोई व्यक्ति हुआ है। सुगन चंद नाम के व्यक्ति ने उस आम के पेड़ के सूखने के बाद उसको कटवा कर उसके मेरे बच्चों के बनवा दिए फट्टे बनवा दिए। फट्टे तो जानते होगे तमें, जो तम नुका यारो फट्टे चक देंगे, तो वह फट्टे बनवा दिए। और वह फट्टे मेरे बच्चों फिर पानीपत म्यूजियम के अंदर रखवा दिए ताकि वो फट्टे हमेशा गवाही देते रहे कि ये उसी पेड़ के फट्टे हैं जो पेड़ मराठों के खून के कारण काला पड़ गया था। और वो पेड़ था आम का, इसीलिए उसे बोलते हैं मेरे बच्चों ब्लैक मैंगो ट्री, काला आम पेड़। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो काला आम पर्यटन स्थल कौन से युद्ध से संबंधित होगा? तीसरे युद्ध से संबंधित होगा मेरे बच्चों, जो 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली, मराठा सदाशिवराव भाऊ, मराठा विश्वास राव के नेतृत्व में। ठीक है, अच्छा सलारगंज है, मैंने सलार जंग लिख दिया, कोई ना भाई, जंग और गंज में तो कि मैंने, ठीक है इसने देख लियो, बाकी मैंने जंग जंग लागा था, गंज और जंग उसका है। एक जना नु कहा ले भाई इस भाई साहब का के करूं यार। अरे मेरे भाई ए मुंह का मकबरा कहो है देखियो रे। हैं? अरे छोरे भाई ये मु हिंदू था, हिंदुआ का मकबरा को नहीं बनया करता, मन बे रहा किताबा में लिख रखी है ये चीज, तामे गए तो रट दो हो ए मुंह की समाधि बनेगी, मकबरा को नहीं बना है छोटे भाई। मकबरा तो मुसलमान ना का होया करा है। ठीक है, ठीक है, तो हेमू की समाधि आओगा, हेमू का मकबरा को नहीं आवा है। बस यो दिक्कत है।
जो तो हमने ज्ञान ले रखा है ना, वो ज्ञान उल्ट सुल्ट कर रखा है बस दिमाग में। ज्ञान तो हमने बहुत ले रखा है, बहुत जबरदस्त हरियाणा जी के है, लेकिन हमने अर्था का गुण बेरा, मीनिंग का गुण बेरा बस उल्ट सुल्ट कर रखी है, या दिमाग में जमा पलटा रखी है हरियाणा जी के। हेमू की समाधि आओगी सैदापुर गांव के अंदर, ठीक है। और यहीं पर मेरे बच्चों हेमू का सिर काटा था किसने? बैरम खान ने। हेमू का सिर काटने का काम किया था बैरम खान ने, और वहां के लोगों ने फिर यहां एक समाधि बनाई, उसे हेमू की समाधि बोलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, मेरे को लग रहा है तुम्हें यही पढ़ाया गया, जो किताबों में छाप दिया वही तुमने पढ़ लिया बस। दिमाग के ऊपर तो कभी काम ही नहीं किया। किया करो दिमाग पे काम। किताबों में बहुत सारी गलतियां हैं, यदि उन गलतियों को सेम पढ़ के तुम पेपर में चले जाओगे तो वही रिजल्ट आएगा जो आज तक रिजल्ट आते आया है। और आप लोग बिल्कुल नहीं चाहते हो कि वैसा ही रिजल्ट आए जो आज तक आया है। आप उसके अंदर सुधार लाना चाहते हो, तो मेरे बच्चों सुधार की गुंजाइश तभी होगी जब पहले वाले कंटेंट को छोड़ के किसी एक्यूरेसी वाली जगह तुम जुड़ोगे, और 100% एक्यूरेसी के साथ आपको यहाँ चीजें मिलेंगी। किसी किताब की तुम्हें जरूरत है ही नहीं, ठीक है बच्चों, किसी भी किताब की तुम्हें जरूरत हरियाणा जीके के अंदर है ही नहीं। तुम अपने हाथों से खुद एक किताब लिखते चले जाओगे, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ऐसे नोट्स बनाते चले जाओगे, तो खुद के हाथों से लिखी गई किताब कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं देगी। ये मेरे शब्द मेरे बच्चों दिमाग में बैठा लेना। और हमें आज तक एक भी किताब इसीलिए याद नहीं हुई है क्योंकि वो किताब हमने नहीं लिखी है, वो किसी दूसरे के द्वारा लिखे गए शब्द हैं। और दूसरे के द्वारा लिखे गए शब्द हमेशा बच्चों 700% नहीं देंगे, वो हमें धोखा दे सकते हैं। तो खुद के द्वारा तैयार किया करो अपनी अपनी किताबें, ठीक है। चलेगा बच्चों। हेमू की समाधि किसने बनवाई? गांव वाले ने बनवाई थी भाई हेमू की समाधि, ठीक है। किसी एक आदमी का नाम को नहीं आवा है। हेमू की समाधि गांव वाले ने बनवाई थी, सैदापुर गांव वाले ने। ईंट भी बताऊं कौन सा भट्ठ बताई थी हैं? और मिस्त्री भी बता दूं, और फिर तेने नो भी बता दूं कि गोल कै का था, 5-3 का गोल था कि 4-2 का गोल था, कि आज तक है आली को नहीं हम ईंट। चलिए, चलो मेरे बच्चों आज के लिए इतना सा ही। बाकी हम इसके व्यक्तित्व जो हैं वो कल पढ़ेंगे। पानीपत के अंदर बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त व्यक्तित्व मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। अल्ताफ हुसैन हाली का हम यहाँ जिक्र करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरे बच्चों और बड़े धाकड़ धाकड़ जहानवी, जिसे वंडर गर्ल ऑफ हरियाणा बोलते हैं, उसका हम जिक्र करेंगे। दरिया सिंह मलिक उगराखेड़ी गांव के रहने वाले, उसका हम जिक्र करेंगे। तो बहुत सारे व्यक्तित्व मैं आप लोगों को यहां से पढ़ाने वाला हूं। कल मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी पानीपत जिले के साथ, और फिर हमारा जिला होगा यमुनानगर। यमुनानगर तक फिर हम 16 जिले कवर कर चुके होंगे। आगे आने वाले 3-4 दिनों में फिर जिलों की कहानी को मेरे बच्चों यहीं पर हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार।